हम करवाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ विधायक यशपाल सिसोदिया जी जुड़ गए और प्रवक्ता भी हैं पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है यशपाल जी। हमारे साथ में विनय सक्सेना जी कांग्रेस विधायक जुड़ गए, आपका स्वागत है विनय जी। और हमारे साथ में राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। तो यशपाल जी, बड़े कश्मकश में, बड़े संशय में है। 15 तारीख से नामांकन शुरू हो जाएगा और 9 तारीख हो चुकी है। ऐसे में कौन जाएगा राज्यसभा आपकी ओर से? और बहुमत तो आपके साथ है, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा? फिलहाल सभी की यही जिज्ञासा है। दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई सा भी चुनाव, उस चुनाव को संपन्न कराने को लेकर के और चयन को लेकर के हमारे यहाँ बहुत अनुशासित तरीके से विभिन्न प्रकार के जो हमारे अलग अलग जो जनप्रतिनिधि जहां से निर्वाचित होकर के आते हैं, फिर चाहे भले पार्टी का पार्षद भी होना हो। अगर पार्षद का भी चयन करना है तो जिला स्तर पर तय होता है, नगर पालिका अध्यक्ष का भी होता है तो संभाग स्तर पर होता है, महापौर का भी होता है तो राज्य स्तर पर होता है। कमोबेश यही स्थिति हमारी सारी जनप्रतिनिधियों की जो चयन होता है उसमें होता है, और विधायकों का भी जिस प्रकार से चयन समिति होती है, और सेंट्रल में भी, केंद्र में भी हमारी चुनाव समिति होती है, चयन समिति होती है, वो सब मिलकर के अध्ययन करते हैं दीपेश जी। और जो भी होगा अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, और तय करने का काम केंद्रीय नेतृत्व का है, क्योंकि सीधा राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करने वाला होगा। और कंफर्टेबल मेजोरिटी में है दीपेश जी, कोई संशय का सवाल ही नहीं है, कोई चुनौतियां है नहीं। बल्कि अभी कोरोना के इस दौर में कांग्रेस के 2 वोट कम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का 1 वोट जरूर कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो स्थिति दिख रही है वो स्थिति बहुत साफ है। हाँ, ये जरूर मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि कांग्रेस किसी को भी बलि का बकरा जरूर बनाएगी। अच्छा, बनाएगी। इसलिए कि पहले भी फूलचंद जी बरैया जी को वरीयता के क्रम में दूसरे पे रखा था, दिग्विजय सिंह जी नंबर 1 पर आ गए थे। अगर कांग्रेस की नीति और नियत यदि ठीक होती तो फूल सिंह बरैया जी को प्रथम पंक्ति में रखते, दिग्विजय सिंह जी को अगर इतना विश्वास था तो सेकंड पंक्ति पे आते, लेकिन बुरी तरह से परास्त हो गए थे फूल सिंह बरैया जी, आपको यदि याद होगा। जी जी, बिल्कुल याद है। कांग्रेस अभी भी ऐसे करेगी, कांग्रेस अभी ऐसे करेगी। जो हारने हमारी जिज्ञासा ये है कि एमपी से ही होगा वो शख्स, वो उम्मीदवार, या 2 केंद्रीय मंत्री जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है और केवल 6 सीटों पर चुनाव होना है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एमपी के कोटे की सीट भेंट चढ़ जाए किसी केंद्रीय मंत्री के? जी देखिए, मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सांसद चुन करके जाना है, और पहले भी कई बार, फिर चाहे वो कांग्रेस चयन करती हो या भारतीय जनता पार्टी चयन करती हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा किसी उम्मीदवार को राज्यसभा का मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व होना, इसका ये मतलब तो नहीं कि अदर स्टेट से कोई नहीं आ पाएगा। देखिए, मतदाता सूची में उसका नाम यदि होता है तो वो हमारे से प्रतिनिधित्व करेगा, तय तो पार्टी करेगी। स्थानीय भी हो सकता है, प्रदेश के बाहर का भी हो सकता है, यूनानिमसली से होगा, सर्वानुमति से होगा, नाम अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए एक कमेंट हम विनय जी से ले लें। तो विनय जी, राज्यसभा की 1 सीट के लिए चुनाव होना है, हालांकि 3 साल का केवल कार्यकाल है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? अभी जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी कुछ अपने इस बारे में कुछ कहना। जैसा भी मैं आदरणीय सिसोदिया जी की बात सुन रहा था, ये जो राज्यसभा की सीटें हैं ये तय तो केंद्र नेतृत्व करता है, ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी, जैसा वो कह रहे थे मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ। लेकिन ये बात सही है कि थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अभी मैं कुछ कहूँ वो उचित नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस, हम प्रत्याशी का चेहरा नहीं पूछ रहे सर, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं भी ये चुनाव में क्यों नहीं जाएंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव में तो बिल्कुल जाएंगे। और ये बात भी सही है कि चुनाव में उसका निर्णय जो भी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का तो आदमी को सामने आना ही पड़ता है, कोई चोरी छुपे थोड़ी चुनाव किया जा सकता है, वरना इस तरह से होगा कि कोई लुके छुपे, जो कुछ होगा सामने होगा नहीं, क्योंकि बहुमत आपके साथ नहीं है विनय जी। और आज हमने ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की तो वो ये बोले कि हम पक्ष में नहीं होंगे कि जबरदस्ती उम्मीदवार उतारा जाए, क्योंकि नतीजा। हाँ देखिए, एक बात सुनिए, बहुमत हो ना हो, प्रत्याशी तो मुझे लगता है कि अभी, चूंकि मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि शीर्षस्थ इसको तय करेगा, हाईकमांड तय करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत अलग बात होती है, लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, ये मेरा मत हो सकता है, लेकिन पार्टी को इसमें तय करना है, और ये मेरा कुछ कहना जल्दबाजी। हाँ नहीं, चूंकि वोट आपको ही डालना है, इसीलिए हमने आज 2 विधायक जोड़े अपने इस डिबेट में। मेरा तो मानना है कि
ये तो सबको पता होता है कि बहुमत में जिसके पास ज्यादा मत होते हैं वो चुनाव जीतता है। ऐसी संभावना हर बार तो होगी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत ना हो और खरीद फरोख्त की सरकार बना ले। तो ऐसी स्थितियां तो बहुत कम निर्मित होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नई नीति विकसित की है, एक नई विधि विकसित की है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई संभावना, लेकिन बहुमत से आप बहुत दूर हैं, ऐसे में क्या सपा बसपा निर्दलीयों से आप कहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुमत से दूर या इस बातों का कोई मायने नहीं होता। कभी कभी तो व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत सोच के हिसाब से भी कई बार वोट देता है। तो हम यही कह रहे हैं, क्या आप बीजेपी विधायकों से अपील करेंगे, सेंध लगाएंगे, कुछ नाराज विधायकों से संपर्क करेंगे? जो कुछ भी होना होगा थोड़ा सा इसका इंतजार करिए, रणनीति का जो कुछ होगा आपको जरूर पता चलेगा। कोई भी चीज पर्दे में नहीं होगी और सबको दिखेगा। अगले बार का जब आपकी इस पे कोई चर्चा होगी, डिबेट होगी, तो मुझे लगता है कोई ठोस जवाब देने की नहीं, क्लीन स्वीप तो नहीं देगी। मैं सीधा आपसे पूछूं, बीजेपी को निर्विरोध निर्वाचित, ये निर्णय विनय सक्सेना नहीं लेता पार्टी का, इसलिए मेरा, लेकिन आपकी इच्छा है कि चुनाव होना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। ठीक बात है, और उसके हिसाब से ही निर्णय होने चाहिए। चलिए राजेश जी, उसके बाद जो निर्णय होगा स्वीकार होगा आपको। ठीक है, राजेश जी का कमेंट ले ले, साथ में रहेगा विनय जी। तो राजेश जी, कांग्रेस, देखिए विनय जी का तो मानना है कि भाई चुनाव होना चाहिए, हार जीत जो हो सो देखेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, एक सीट है, महज 3 साल का कार्यकाल बचा है, क्या ये इतनी नूरा कुश्ती होनी चाहिए कि वो बयानबाजियां चलें 4 अक्टूबर तक और वोटिंग हो, या फिर ये कि भाई जब बहुमत है ये नहीं आपके पास में तो निर्विरोध जीतने दीजिए, ठीक है, जब आपके पास संख्या बल हो तब मुकाबले में आएंगे, जब ऐसा समीकरण हो कि 2-3 चुनाव होने या 2-3 सीट के लिए, तब शायद आप इतनी मेहनत करें। क्या लगता है राजेश जी आपको, कांग्रेस का स्टैंड ठीक है और बीजेपी के लिए कितना आसान होगा? चुनाव जीतना तो आसान हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी चयन कितना मुश्किल? जी जी, जहाँ तक सवाल जो अभी विनय सक्सेना जी ने बोली है, बात तो बहुत सही है कि इट इज टू अर्ली टू कमेंट। आज जो है, मतलब आज के आज ही, और राज्यसभा का काम ऐसा होता है कि 15 को है ना, तो 14 को भी डिसीजन होगा तो सारी पार्टियां मानेंगी, क्योंकि ये बात भी विनय सक्सेना जी और सिसोदिया साहब मान रहे हैं कि, और ये बात सच भी है कि राज्यसभा के चुनाव में जो भी कुछ होता है वो सेंट्रल लीडरशिप भी तय करती है, कभी भी कोई राज्य की लीडरशिप तय नहीं करती है, क्योंकि वो मामला भी केंद्र का है। राज्य के लोग तो सिर्फ उसमें वोट देते हैं, और ये इन प्रिंसिपल सही भी है। दूसरी बात ये है कि जहां तक सवाल ये है कि कोई बाहर का कैंडिडेट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो मनमोहन सिंह जी ने असम से कई बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, तो अगर असम के सर्बानंद सोनोवाल मध्य प्रदेश भी आ जाते हैं तो एक तरह से ठीक भी होगा, क्योंकि एक लोक ईस्ट पॉलिसी जो इन्होंने बनाई थी, ये वाली सरकार है इन्होंने बनाई थी, तो आप ईस्ट में जाके उनकी सीटों में अतिक्रमण कर सकते हो, तो अपनी सीटों पे उनको अतिक्रमण क्यों नहीं करवा सकते हो? तो ईस्ट के प्रति जो आपका विश्वास बढ़ेगा, ईस्ट के लोगों को अच्छा लगेगा, उनको लगेगा मध्य प्रदेश से हमारा आदमी जो है मध्य प्रदेश से चुना गया है। और जहां तक एक और बात है, सक्सेना जी सही कह रहे हैं कि पार्टी का डिसीजन रहेगा कि वो चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, पर लोकतंत्र है, इसमें हथियार डाल के तो नहीं बैठना चाहिए। और बयानबाजी की जो आप कह रहे हैं, तो कम से कम इस बीच में, जनता के बीच में जाते हैं, और कुछ ना कुछ उस कंपटीशन में जनता का भला ही होना है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही होनी है, कुछ अच्छे सोप्स आने हैं, कोई घोषणाएं होनी है। भले ही ये चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं है, इनडायरेक्ट चुनाव है, लेकिन फिर भी जब बयानबाजी होती है, जब सब कुछ एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक का फायदा होता है, ये तो पक्का है। बिल्कुल। ऐसे में बीजेपी की अगर बात करें, क्या केंद्रीय मंत्री, जैसे मैंने बताया कि 2 अभी ऐसे हैं, और एमपी में क्या आपको लगता है कि भाई कोई विवाद उठेगा, इसको नहीं भेजा, या इस वर्ग से नहीं भेजा, या ओबीसी नहीं भेजा, या एसटी नहीं भेजा, या एससी नहीं भेजा तो सवर्ण नाराज हो गया, तो ठाकुर, तो ब्राह्मण, इस पछड़े में पढ़ने से अच्छा है कि साहब किसी केंद्रीय मंत्री को उतार दो तो टंटा ही खत्म है? जी नहीं, ये तो ना बीजेपी ना कांग्रेस दोनों में ये वाली स्थिति तो नहीं है, ये पक्की बात है मध्य प्रदेश में। तो हो सकता है कि, लेकिन हमें ना सर्बानंद सोनोवाल के चांस ज्यादा दिख रहे हैं बजाय वो जो साउथ से एल मुरुगन। जी नहीं, हालांकि एक बार पहले साउथ इंडियन तमिलनाडु से थे, शायद वो एमपी के कोटे से जा चुके हैं राज्यसभा, लेकिन आपको लगता है कि अभी चूंकि उपचुनाव का माहौल है, इसलिए बीजेपी आलाकमान ने सोचेगा कि एमपी से ही किसी चेहरे, तो ओबीसी होगा या एसटी होगा, इतना ही बता दीजिए राजेश जी। देखिए, माहौल दोनों के लिए बना हुआ है, क्योंकि तलवारें इन्हीं दोनों वर्ग के लिए चल रही हैं दोनों तरफ से। जी अगर बीजेपी या कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी देख के टिकट देते हैं या राज्यसभा का प्रत्याशी चुनते हैं, तो दोनों पार्टियों की भारी गलती होगी, इनको जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। और अब जो घटनाएं हो रही हैं, आपने कल भी देखी होगी, परसों नरसों एक घटना खरगोन में हुई है। अब इन घटनाओं से सीखना पड़ेगा हमें कि जातिवाद और जो ये
फैक्शनलिज्म है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन चीजों से अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो ये बहुत बहुत ही हानिकारक होगा समाज के लिए, देश के लिए और राज्य के लिए। फिर भी सर राजनीति ये सब कुछ करवाती है, मजबूरियां होती हैं सब करना। यशपाल जी, तो सर पुरानी पीढ़ी के नेताओं में से कोई शख्स जा सकता है, और जैसा मैंने कहा कि कोई ओबीसी एसटी एससी का माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या बीजेपी प्रत्याशी के जरिए कोई संदेश देना चाहेगी? जी यशपाल जी को जो चयन होगा दिपेश जी, जो निर्वाचन होना है और उसका जो चयन होना है, वो चयन सेंट्रल के हाथों में है, चयन समिति के हाथों में है। और जहां तक आपने कहा जो मूवमेंट अभी चल रहे हैं एससी एसटी वाला या ओबीसी वाला को, देखिए वो अधिकार की बात होती है, उस अधिकार के तहत वो अभी सब इसमें लेकिन आरक्षण को लेकर के जो 27% जो दिया जाना था, कमलनाथ जी की सरकार ने तो कुछ किया धरा था नहीं, कोर्ट में स्वयं पेश। लेकिन राज्यसभा के चयन और चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व वो राष्ट्रीय क्षितिज पर सोचेगा, स्टेट में से कौन जा सकता है, इसकी उपादेयता होगी, और यदि यहाँ से अगर लगता है कि नहीं इसकी बजाय किसी अन्य राज्य से भेजा जाना चाहिए, ये सब तय करती है भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा चयन समिति है, जो चुनाव समिति है, वो तय करेगी। और दिपेश जी नहीं, चूंकि दलित कोटे की सीट खाली हुई, थावर चंद जी दलित नेता थे, और तो क्या दलित के खाते में नहीं, मतलब बड़ा हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि बड़ा कश्मकश है, अगर एसटी एससी ओबीसी में से चुना तो फिर सवर्ण वो भी तो नाराज हो जाएंगे। यशपाल जी नहीं ऐसा नहीं, देखिए दलित खाते में था तो वो तो हमारे नेता थे, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे, और वो तो बहुत नीचे से शून्य से शिखर पर पहुंचे, और आज भी वो कर्नाटका के महामहिम राज्यपाल या वो जगह वीरेंद्र कुमार जी भर चुके हैं जी, वो जगह वीरेंद्र कुमार जी भर चुके हैं उनकी जगह। हाँ नहीं, वीरेंद्र कुमार जी भी सीनियर है, और उन्होंने भी कई बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, और बहुत जमीनी कार्य करता है वो जीवटता वाला कार्य करता है। अच्छा, जो कांग्रेस कह रही कि चुनौती तो देंगे, हार जीत हो देखेंगे बाद में, लेकिन चुनौती तो देने वाले हैं। देखिए फ्लोर पर तो कांग्रेस कमजोर है दीपेश जी। हाँ। जो तो क्या सलाह देंगे आप? वोटर्स की जो स्थिति है उसमें तो कमजोर है। सलाह क्या देंगे जी? सलाह क्या देंगे आप? विनय जी को बोलें कि भाई निर्विरोध निर्वाचित भी हो जाए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम फिर हम विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में भी सोच सकते हैं कि वो परंपरा फिर जो पुरानी वो निभाई जाए। विधानसभा की उपाध्यक्ष की सीट पर निर्वाचन को लेकर के राज्यसभा की सीट के समझौते से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। अच्छा। और स्वयं कांग्रेस मंथन कर ले, विचार कर ले, अध्ययन कर ले कि प्लेटफॉर्म पर कहां वो खड़े रहने की स्थिति में है क्या कांग्रेस अभी। ठीक है, तो विनय जी वो कह रहे हैं कि एक बार पहले अपने तीर कमान देख लें कितने तेज हैं, कितने धारदार हैं, वरना क्या केवल आप परंपरा निभाने के लिए या केवल वो खाना पूर्ति के लिए चुनाव में उतरेगी, या फिर मुझे ये या दर्शकों को पता चले कि भाई नहीं कांग्रेस पूरा जोर भी लगाएगी इस सीट को जीतने के लिए? विनय जी देखिए, ऐसा मैंने पहले कहा, कभी इस तरह की बातें में विश्वास भी रखता, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कुछ पार्टियां निर्णय लेती होना चाहिए। अब सिसोदिया जी कुछ भी कह ले कि इनके पास फ्लोर कमजोर है, ये कमजोर है, अभी क्या इनकी पार्टी का हाईकमांड कुछ कहेगा तो उसके विपरीत सिसोदिया जी काम कर लेंगे क्या? इनका फ्लोर चलिए मजबूत है, मान लिया, इनके पास वोट संख्या ज्यादा है, तो क्या वोट संख्या ज्यादा तो क्या पद छोड़ देंगे? इनके भी जब ये अपने हम आप बात करने का अर्थ क्या निकल रहा है? सिसोदिया जी कितने भी बढ़िया डायलॉग मार ले, तो अभी पार्टी जो हो जाएगा इनका बातों कोई मायने नहीं रह जाएगा। अभी मैं कुछ कह दूं, उन बातों का भी कोई बहुत मायने इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पहले ही तय हो गया कि केंद्रीय हमारा जो हाईकमांड है, शीर्षस्थ नेता है, शीर्षस्थ जो हमको कहता है वही हमको भी करना है, भाजपा को भी करना है। एक मान्य परंपराएं है कि लोकतंत्र में हार जीत बहुत मायने नहीं होती। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन सम्मान तो उनका बरकरार रहा ना हिंदुस्तान में। बहुत से बड़े बड़े नेता, इंदिरा जी एक बार चुनाव हार गई थी, लेकिन देश की सबसे बड़े उस समय भी नेता थी, और जब तक उनकी जब हत्या हुई एकता खड़े, तब तक भी वो सबसे देश की आज भी कहते हैं लोग लेडी आयरन के रूप में उनको पहचाना जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन देखिए चुनाव में आप जा रहे हैं तो आपको ये तो देखना होगा ना, हम किसका साथ मिल सकता है, या हम कहाँ से कुछ कर सकते हैं, कहाँ से। आपसे क्या कहना हूँ, ये सब बातें अगर आपके चैनल पे अभी खोल अच्छा, मतलब अभी से सब बातें कर लेंगे। सिसोदिया जी भी कह रहे थे, कमलनाथ जी, ठीक है, चैनल पे चर्चा, यानी 4 अक्टूबर तक कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कमलनाथ जी की जो सक्रियता है उसी से तो ये परेशान रहते हैं। सिसोदिया जी कह रहे हैं उन्होंने कुछ करा धरा नहीं। अरे इनने जो करा धरा है तो ये अपने कागजों को लेकर अगली बार बैठ जाए चैनल पे, अब उस विषय पे जब आएगी तब बात कर लेंगे। अरे कमलनाथ जी इतना कर रहे हैं, उसी के लिए तो ये परेशान है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए विनय जी कि ना तो प्रदेश अध्यक्ष आपको ओबीसी एससी एसटी से, ना नेता प्रतिपक्ष, तो क्या ये राज्यसभा? मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस जातिवाद, बंटवारे की, एकता अखंडता तोड़ने की देश
का काम नहीं करती। अच्छा। ये तो धंधा जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। इनका पूरा सिद्धांत ही ये है कि जैसे अंग्रेज कहते थे कि बंटवारा करो, है ना, फूट डालो, राज ठीक करो। है। ये धंधे और ये कारोबार, ये कार्य करने की जो नीति और रीति है, ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो और ये इनको ही करने दीजिए। चल। जो कुछ कहना चाहें सिसोदिया जी कह सकते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, लेकिन चल। इन सबका कोई बहुत मायने होता नहीं है। इनकी हाँ। पार्टी के बारे में अब देश ठीक है। समझ चुका है, काम ठीक। वाम कुछ नहीं होता हाँ। कि कुछ करते धरते ये लोग नहीं है, सिर्फ भाषणबाजी और घोषणाओं के अलावा। चलिए ये राजेश भी जी अब जनता समझने का लगी। लास्ट हम कमेंट ले लेते। तो राजेश जी देखिए, विनय जी की तो पूरी दिली इच्छा है कि साहब हो जाए एक बार राज्यसभा चुनाव, जो नतीजे हो सो फिर। लेकिन कमलनाथ जी की जो स्टाइल, आज हम कुछ नेताओं से चर्चा करें तो वो कह रहे थे कि कमलनाथ जी पचड़े में शायद न पड़े। क्या लगता है आपको, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, खासतौर पर तब जब उपचुनाव सीएम शिवराज संकेत दे रहे कभी भी हो सकता है, और निकाय पंचायत तो खैर चलिए अब दूर की कौड़ी हो गई है, लेकिन उपचुनाव अगर होते हैं उसके पहले राज्यसभा का चुनाव कुछ माहौल बनाया गया, वो माहौल नहीं बनने देना चाहेंगे कमलनाथ जी की, क्योंकि मालूम है नंबर गेम क्या है किसके पक्ष में। तो क्या वो कैसी रिस्क लेंगे, क्या पार्टी की एक वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं अच्छा नहीं लगता है नेताओं की, क्या किरकिरी कराएंगे, या फिर वो कहेंगे नहीं ठीक है निर्विरोध निर्वाचित होने दिया, एक अच्छी परंपरा शुरू हुई। जी देखिए, विनय जी जो है एक जमीनी कार्यकर्ता हैं, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि जमीन पे होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर कमलनाथ जी एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इतने सीनियर लीडर हैं, जब उनको मालूम है फ्लोर पे नहीं दिख रही है दम, तो हो सकता है कि वो या तो कोई कमजोर कैंडिडेट उतारे या फिर ना भी उतारे। और नहीं उतारने से कोई कांग्रेस की ऐसा नहीं है गिरगिरी हो जाएगी। कांग्रेस ने अगर उनको जो है उनको वो कर दिया, वॉकओवर दे दिया, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी के लिए एक एक सीट राज्यसभा की बहुत मायने रखती है। हाँ। आने वाले समय में बीजेपी को बहुत सारे, चाहे कॉमन सिविल नहीं सर, कोड हो, उस पर हम बाद में जाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे बस ये चाह रहा हूं कि क्या ये मौका नहीं होगा कांग्रेस के पास उन बीजेपी के असंतुष्ट नाराज विधायकों को सामने लाने का, नारायण त्रिपाठी हो या अजय बिश्नोई, जो मंच से मीडिया में तमाम अपनी पीड़ा जाहिर तो करते हैं, ये क्या कांग्रेस के पास अच्छा मौका नहीं होगा कि 2-4 वोट भी अगर खिसका ली इधर तो ये जीत से बड़ी जीत हो जाएगी? जी, जीत से बड़ी अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, हाँ। अगर आप 4 बोल रहे हैं, एक वोट भी क्रॉस वोटिंग में चला गया, तो बीजेपी के मॉरल पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये आप मान के चलिए, सरकार के मॉरल पे असर पड़ेगा। और इसलिए मतलब कांग्रेस को एक बार ये कोशिश करनी चाहिए, और हाँ। कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। कोशिश हाँ। करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ। अटल जी की एक कविता है हाँ। कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती नहीं, है। ठीक है। और चुनाव एक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई हाँ। असंतुष्टि जो है, हाँ। अभी 2 तो आपने बताए हैं, लेकिन हो सकता है 4-6 और भी हो हाँ। जो बोल नहीं पा रहे हो, जो अपनी पीड़ा जाहिर नहीं कर पा रहे हो और वोट में जाहिर कर दें। हाँ। तो ऐसी स्थिति में कोई बता रहा था कि अगर- 30-35 नेता इकट्ठे हुए थे किसी बंगले पर बीजेपी के पुरानी पीढ़ी के। तो वही क्रॉस वोटिंग, अगर क्रॉस वोटिंग में थोड़े बहुत वोट मिल गए तो इससे कांग्रेस का ठीक है, मोरल बढ़ेगा। तो यशपाल जी अगर 1-2 वोट भी क्रॉस पड़ गए तो ये तो मतलब कांग्रेस की हार की बजाय उसके लिए जीत हो जाएगी। तो ऐसे में क्या तैयारी होंगी आपकी फिर यशपाल जी? आपका प्रश्न और माननीय पत्रकार का प्रश्न की कांग्रेस के लिए उल्टा ना पड़ जाए, हाँ। 4-5 अच्छा। वोट उधर से ना टूट जाएंगे। हाँ। कांग्रेस जिनको लिए साथ चल रही है, उसी में से कहीं हमारा साथ नहीं देते। हाँ। प्रश्न तो कांग्रेस के सामने खड़ा होगा। विनय जी से ही हमारे पूछ सामने लेते खड़ा तो नहीं विनय जी, क्या जो यशपाल जी कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, उसमें से क्या हो सकता है? सिसोदिया जी को ज्यादा पता होगा कितने 35 करोड़ पिछले बार खर्च किए थे। हो सकता है 50 करोड़ इस बार पेटिया, इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, पूरा देश महंगाई भी है। तो बढ़ गई हो है। सकता है 50 करोड़ के हद, वही तो कह रहा हूँ। पेट्रोल आपके डीजल बिक रहे हैं क्या, है। विनय जी? मैं कह रहा हूँ सिसोदिया जी पूछने को तैयारी है क्या? आपके लोग बिकाऊ हैं क्या? हमारे लोग तो बिकाऊ नहीं है, लेकिन इतने कुछ बिकाऊ हमारे तो बिक रहे कौन है? वो आप ही कह रहे हो कि बिक रहे हैं, तो आप ही कह रहे हो बिक रहे हैं, मैं तो नहीं कह ये रहा भी हूँ। सही बात है। मैं कह रहा हूँ ये सिंधिया जी को ले गए हैं, और सिंधिया जी की जो सोच के साथ उनके लोग गए हैं। दोनों दल थाम के रखिए अपने अपने विधायकों को। बहुत शुक्रिया विनय जी, बड़ा अच्छा लगा। और यशपाल जी आपका ही शुक्रिया हमारे साथ इस विषय पर चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेश जी आपका ही शुक्रिया। तो देखिए